हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी में गद्यांश और उसके काव्यांश एंड पेडागॉजी को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो कंटेंट एंड पेडागॉजी है, जो कि फ्रेंड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इसमें निर्देश है कि 91 से 99 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश है फ्रेंड, खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है जो यह सब जानना चाहती हो? उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देरी तक हंसती रही। घर जाकर उसने माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज़ धावक बन सकती हूँ? उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो। इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगले दिन जो हुआ था, अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियाँ संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ खेला। और दृढ़ निश्चय के साथ बोली कि सर, याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। सभी ने इसे भी मजाक में लिया और उसकी बात पर ठहाका लगाया। अब वह लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुड़ गई। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह चलना फिर दौड़ना सीख लिया। उसके बाद वह छोटी छोटी दौड़ों में हिस्सा लेने लगी। अब कई बार लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। वे उसका उत्साह बढ़ाते, उसके हौसले बुलंद होने लगे। उसने 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 रेले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वह बालिका थी, अमेरिका की प्रसिद्ध धाविका मिल्ला रुडोल्फ। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। व्यंग किया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। तो व्यंग किया का जो सबसे उपयुक्त अर्थ है कि तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी, तो इसका मतलब है कि ए है डांट लगाई, बी है ताना मारा, सी है उपहास किया एंड डी है निकाल दिया। तो व्यंग किया का जो सबसे उपयुक्त अर्थ होता है वो है ताना मारा। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पौष्टिक खुराक में 2 शब्द क्रमशः कौन से हैं? तो ए है देशज आगत, बी है तत्सम आगत, सी है तत्सम तद्भव एंड डी है तद्भव तत्सम। तो पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द जो हैं वो हैं तत्सम आगत। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? भावार्थ की दृष्टि से देखो तो उपयुक्त वाक्य है। ए है प्रश्नार्थक वाक्य, बी है विधानार्थक वाक्य, सी है निषेधार्थक वाक्य एंड डी है विस्मयार्थक वाक्य। तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? भावार्थ की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य जो है वो है इसमें निषेधार्थक वाक्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की जो थी, ए है खेलना नहीं जानती थी, बहुत छोटी थी, खेलना नहीं जानती थी, खेल नहीं सकती थी। अभी हम लोग पढ़े हैं कि लड़की के सवाल पर छात्र जब हंस पड़ी क्योंकि वो खेल नहीं सकती थी। ओके, इसलिए लोग हंस पड़े थे। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? तो ए है उसकी माँ, बी है उसके प्रशिक्षक, सी है उसके शिक्षक एंड डी है उसके सहपाठियों ने। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, उसकी माँ ने दी। ओके, माँ से पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह कठोर था, हितैषी था, सत्यवादी था, प्रेरक था। तो शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह जो था वो कठोर था। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो। ए है कठोर परिश्रम और सबल शरीर, बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा, सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षक एंड डी है सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं फ्रेंड कि उसके हौसले बुलंद होने लगे। ओके, उसके हौसले बुलंद होने लगे। मतलब इसमें जो इसका मतलब जो है फ्रेंड कि सच्ची लगन, इरादे बुलंद हो तो सब संभव है। तो मतलब सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है। ए है सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है,
बी है शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। सी है किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। डी है शिक्षक को दयालु होना चाहिए। तो गद्यांश में निहित मुख्य संदेश जो है वो है सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं आश्चर्यचकित का विग्रह कौन सा है। तो ए है आश्चर्य से चकित, बी है आश्चर्य है जो चकित, सी है आश्चर्य में चकित एंड डी है आश्चर्य और चकित। तो आश्चर्यचकित का जो विग्रह है वो है आश्चर्य से चकित। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब है निर्देश। अब काव्यांश पे आते हैं। काव्यांश है कि 100 से 105 तक निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के सबसे उपयुक्त उत्तर दीजिए। ओके, काव्यांश से दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है, न अवरोह कोई न बाधा कहीं है, न संदेह कोई न व्यवधान कोई, अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा हो गगन सिर्फ तेरे लिए है, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अनजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ, रही जगमगा इन धनुषी दिशाएं, दिगंतर मंदिर रस अलौकिक पिए हैं। ओके, तो अब व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द क्या है। ए है विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है। तो व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द जो है वो क्या है, वो विशेषण है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। ए है इसमें व्यवधान, बी है बाधा, डगर और अवरोध। व्यवधान, बाधा और अवरोध एक ही वर्ड है बट डगर जो है वो भिन्न है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे कविता का केंद्रीय स्वर क्या है। ए है सुनसानी और अनजानापन, बी है कर्म और प्रेरणा, सी है उत्साह और आत्मविश्वास एंड डी है बाधाएं और विघ्न। तो कविता का केंद्रीय स्वर जो है वो है उत्साह और आत्मविश्वास। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं। ए है संदेश को दूर करने के लिए, बी है सफलता प्राप्त करने के लिए, सी है कविता पढ़ने के लिए एंड डी अनजान रास्ते से बचने के लिए। तो दिशाएं जो हैं, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है, तो सफलता प्राप्त करने के लिए। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास है क्योंकि ए है उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, बी है सफलता पाना बहुत सरल है, सी है उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई नहीं देती एंड डी है दिशाएं उसे बुला रही हैं। तो इसमें अटल विश्वास क्यों है कवि को, क्योंकि अटल एक विश्वास मन में भरा, नहीं पर डगर आज अनजान कोई। ओके, तो इसका मतलब यह है कि अनजानी हवा जो मुझे लगता है इसका मतलब यह है कि उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती है। ओके, न अवरोह कोई, न बाधा कहीं है, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई, अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पट डगर आज अनजान कोई। ओके, तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है, तो वो उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस पंक्ति में प्रतीत होता है कवि का व्यक्तित्व बदल गया है। तो किस पंक्ति में है, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है, न अवरोह कोई, न बाधा कहीं है, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई, अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पट डगर आज अनजान कोई, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा ओ गगन सिर्फ मेरे लिए है। ओके, और नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अनजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ, रही जगमगा इन दूसरी दिशाएं, दिगंतर मंदिर रस अलौकिक पिए हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, मुझे लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। ओके, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ, मतलब इस पंक्ति में कवि का व्यक्तित्व जो है बदल रहा है कि नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अनजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता है मैं वह नहीं हूँ। तो ये राइट आंसर इसमें जो होगा फ्रेंड सी ये हो जाएगा, बी, मुझे आज लगता है मैं वह नहीं हूँ। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अब आते हैं पेडागोजी पे, हिंदी पेडागोजी पे 106 से 120 तक जो है पेडागोजी है। ओके, नीचे दिए गए प्रश्न के सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह जो है मातृभाषा होनी चाहिए या क्षेत्रीय भाषा। ओके, जो त्रिभाषा सूत्र जिसे जो होता है वो बहुभाषावाद जो होता है उसके अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाती है वो मातृभाषा होनी चाहिए या
क्षेत्रीय भाषा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पर शाब्दिक बल दिया जाता है। ए है उदाहरण, एंड सी है मानकता, एंड बी है मानकता, सी है नियम, एंड डी है परिभाषा। तो आगमन विधि जो होती है फ्रेंड वो उदाहरण से नियम की ओर जाती है। ओके, और निगमन विधि जो होती है वो निगमन से विधि होती है, नियम से उदाहरण की ओर जाती है। तो आगमन विधि पूछा है कि आगमन विधि पर शाब्दिक बल देती है तो उदाहरण है। ओके, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि उदाहरण पर शाब्दिक बल देती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि जो है विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में मदद करता है। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स में मदद करती है। तो किस चीज़ में मदद करती है? तो ए है इसमें कहानी के तत्वों को याद करने में, बी है कहानी की कमियां बताने में, सी है व्याकरण समझने में, डी है कहानी रचने में। तो डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कहानी रचने में मदद करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? ए है पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, बी है पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पर्श करने पर, सी है पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पर्श करने पर, एंड डी है पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर। तो संदर्भ में व्याकरण जो है वो बल देता है पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पर्श करने पर। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक भाषा शिक्षा को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। तो वो है भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की कि ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है, ए है कृत्रिम है, बी है प्रमाणिक है, सी है अनुपयोगी है, एंड डी है मनोरंजक है। तो जो 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री जो है वो प्रमाणिक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। ए है जिनका एक ही उत्तर हो, बी है जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, सी है जिनके उत्तर सरल हो, एंड डी है जिनके उत्तर विभिन्न हो। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, जिनके उत्तर विभिन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। ए है तार्किक शक्ति का विकास, बी है अनुकरण क्षमता का विकास, सी है भाषा की बारीकियां समझना, डी है कल्पनाशीलता का विकास। तो गद्य शिक्षण में अपेक्षित जो नहीं है वो है अनुकरण क्षमता का विकास। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचना को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि ए इसमें बच्चे हिंदीतर भाषाओं को अपनी पकड़ बना सकें, बी है बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें, सी है बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल सके, एंड डी है बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें। तो हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि जो होता है बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो ए है इसमें हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, बी है हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को समझना जानना, एंड सी है हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, एंड डी है हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, भाषा परिचर्चा संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो ए है कल्पनाशीलता, बी है अनुकरण, सी है लिखित अभिव्यक्ति, एंड डी है मौखिक अभिव्यक्ति। तो भाषा परिचर्चा संवाद और बच्चों की जो है मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करने में सहायक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य रचना को पद में रूपांतरित करना और पद को गद्य में रूपांतरित करना भाषाई रचनाओं पर अधिकार में मदद करता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो ए है व्याकरण की पुस्तक, बी है पोस्टर, सी है पाठ्य पुस्तक, एंड डी है साहित्यिक सामग्री। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, साहित्यिक सामग्री पर जो है सर्वाधिक महत्व देंगे। ओके, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? तो ए है जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, बी है जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं, सी है
जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, एंड डी है जिसमें बच्चों को पाठ पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो। तो आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हो उसका समर्थन करेंगे। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स।